पिशाच एक प्रेम कथा एपिसोड 3। आज हल्दी की रस्म है। हर जगह खुशियों का माहौल है। खुशियाँ, शादी की खुशियाँ, दूल्हा और दुल्हन की खुशियाँ। एक प्यारी सी कुटिया में एक माँ बाप अपनी बेटी की डोली जाने की खुशियाँ। सभी लोग नाच गाना कर रहे हैं। कुछ लोग हल्दी की रस्म में आ रहे हैं तो कुछ लोग इस बात से बहुत ही उत्साहित हैं प्रिया की शादी में कोर्सा आ रहे हैं। सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं। कुछ लड़कियां तो सिर्फ रुद्र को देखने आ रही हैं। वह इतनी सज धज कर आखिर आए भी क्यों ना। गांव के सबसे नाचीन हवेली का एक इकलौता राजकुमार है। उसके पीछे तो दुनिया जहां की लड़कियां पड़ी है। उसके गांव की लड़कियां कैसे अपने आप को रोके, लेकिन रुद्र को तो कोई और ही पसंद है। लेकिन उसका मकसद क्या है यह किसी को पता नहीं है। रुद्र अपने रूम में तैयार हो रहा है जल्दी में आने के लिए। उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान है, पर वह मुस्कान भली तो नहीं है, ये मुस्कान शैतानी है। इधर इन सभी बातों से अनजान दीप्ति अपने ही धुन में है। काकी देखिए, मैं हल्दी पीस दी है, क्या इसमें कुछ और भी मिलाना है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो इसमें थोड़ा चंदन मिलाएंगे और साथ ही थोड़ा उपटन भी, तभी तो दुल्हन का रंग निकलेगा। वैसे इसकी गालों पर तो पहले से ही लाली आ रखी है, हल्दी का रंग चढ़ते ही देख इसका अलग ही निखार होगा। हाय मेरी बिटिया कितनी सुंदर लग रही है। इतने सालों से इंतज़ार करते हैं इस दिन का, और यह दिन एक पल में गुजर जाता है। हमारी बिटिया पराई हो जाती है और यह रीत वर्षों से चली आ रही है। चाहे राजा हो या महाराजा, सबको अपनी बिटिया को दुल्हन बनाना ही पड़ता है। यही कह रही है सरिता, एक दिन तो सबको ही जाना पड़ता है। हम भी अपना घर छोड़कर आए गए थे, अब तो वह हमारा पीहर हो गया है। प्रिया, अरे माँ, काकी, अभी मैं गई नहीं हूँ और आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ठीक है ना? प्रिया की माँ, अरे नहीं नहीं, बहुत मुश्किल से मिला है ऐसा जमाई सा तुझे, तो हम तो ब्याह कर ही रहेंगे, चाहे तू माने या ना माने। दीप्ति, जी काकी, अब हम प्रिया की एक नहीं सुनेंगे, हम तो इसे भेजकर ही रहेंगे। फिर दीप्ति, अब तू भी। फिर सब लोग हंसने लग जाते हैं। थोड़ी बार लड़के वालों के घर से कुछ लोग आते हैं लड़की की लगी हुई मेहंदी लेकर। सभी तरफ शोर होने लगता है। अरे सुनो सुनो, हल्दी आ गई, सभी लोग दुल्हन को लाओ और रस्म शुरू करो। इधर रुद्र भी अपने महल से निकल जाता है और उसके हाथों में वही बोतल होती है। आज उसने हल्के पीले रंग का कुर्ता पहना था और सफ़ेद पजामा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर चेहरे पर अलग ही भाव, मानो वह हल्दी में नहीं जा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ दीप्ति के लिए जा रहा हो। इधर दीप्ति प्रिया को तैयार करने में घर के आंगन में बिठा देती है और घर के बाहर सभी आदमी लोग बैठे होते हैं। बाहर कुछ राजस्थानी डांसर्स आई होती हैं। ठुमरिया गाए जा रहा होता है, गीत गाए जा रहे होते हैं, बच्चे सभी बैठकर देख रहे होते हैं। यह सब रुद्र की दादीसा ने करवाया होता है। फिर रुद्र आता है और सभी लोग उससे मिलने लगते हैं। इधर लड़कियां भी बहुत उत्साहित होती हैं रुद्र को देखने के लिए, और रुद्र बस दीप्ति को देखना चाह रहा होता है। इधर हल्दी शुरू हो जाती है। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा रंग चमकाओ रे। फिर सभी लोग हल्दी की रस्म में रहते हैं। तब बाहर से आवाज़ आती है कि हुक्म सा पानी मांग रहे हैं, तो पानी लेकर दीप्ति जाती है। रुद्र दीप्ति से पानी लेने के बहाने उसे देख रहा होता है। फिर वह मौका देखकर लड्डू में वह पानी मिला देता है, जादू वाला, और सभी को खिला देता है। दीप्ति भी खा लेती है और उसका रुद्र को देखने का मन होने लगता है। तब तक रात हो चुकी होती है। फिर सभी ढूंढते हुए दीप्ति बाहर की
और चली जाती है। घर के पीछे जहाँ कोई नहीं होता है पर रुद्र वहाँ नहीं होता है तो वह घबराने सी लगती है, मानो उसे कुछ होने लगता है। अगले ही पल वह बेहोश हो जाती है और रुद्र दूर खड़ा होकर उसी का इंतज़ार कर रहा होता है। पर वह जैसे ही आता है दीप्ति को उठाने, तब तक वहाँ कोई और आ जाता है। रुद्र दीप्ति की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि इतने में उसकी एक सहेली आ जाती है और वह दीप्ति को ऐसे देख घबरा जाती है। वह तुरंत उसके पास आती है। दीप्ति, दीप्ति, क्या हुआ तुझे और तू यहाँ क्या कर रही है? उसके गाल पर हाथ फेरती है और उसे कोई असर नहीं होता है। फिर वह अंदर से किसी को आवाज़ देती है। वह सब रुद्र दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और वह जानबूझकर जाता है। फिर वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। दीप्ति के चेहरे पर पानी डालते हैं। हल्का हल्का होश आता है। फिर उससे पूछते हैं, क्या हुआ दीप्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त उसका सर घूम रहा होता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। मुझे भी पता नहीं, बस फिर पता नहीं कैसे आ गई, क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, अंदर चलो, चलते हैं। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। हल्दी की रस्म भी पूरी समझ लो ख़त्म ही हो चुकी रहती है। फिर धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। जाते हुए रुद्र दीप्ति के से पूछता है, क्या मैं आपको छोड़ दूं घर? दीप्ति, नहीं धन्यवाद हुक्म सा, मैं चली जाऊंगी। वैसे बाबा आने वाले हैं, फिर हम सभी लोग साथ में चले जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूँ। रुद्र को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। उसको यूं खाली हाथ जाने पर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ। फिर भी अपने मन को मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। घर पहुंचकर वह सीधे अपने रूम में चला जाता है। रूम की चीज़ें इधर उधर फेंकने लग जाता है। चीज़ों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर रजत आ जाता है। मालिक, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? मालिक शांत हो जाइए, वरना घर के लोग उठ जाएंगे और सभी लोग यहाँ आ जाएंगे। फिर रुद्र बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और वह सीधे टेरिस पर जाता है। तेरी कर वह गायब हो जाता है। कुछ ही पल में वह घने जंगल में होता है। बहुत ही विशाल पेड़ होता है बरगद का। वह वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी गुस्सा होता है। उसकी आंखें लाल होती है। वह अपने हाथों में कुछ इशारा करता है और पेड़ की जटाएं जल जाती है। फिर जाकर कहीं उसका गुस्सा शांत होता है और वह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, दीप्ति, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें बहुत जल्दी पा लूँगा। अगली सुबह मेहंदी की रस्म होती है और दीप्ति सुबह सुबह प्रिया के घर जा चुकी रहती है। सुबह से ही उसके घर में गीत संगीत और चहल पहल होती है। सभी जगह पर पकवान पक रहे होते हैं। शादी का माहौल रहता है। खुश नुमा छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। दीप्ति, बस आज शाम को तो तेरी बारात आ जाएगी प्रिया, और देखना तेरी मेहंदी का रंग बहुत ही ओखा आएगा। जीजाजी प्यार तो इतना करते हैं। उसे छेड़ते हुए प्रिया, दीप्ति, तुम मुझे बहुत छेड़ रही है आजकल। रुक जा, तेरी शादी होने दे, फिर मैं बताती हूँ। थोड़ा चिढ़ते हुए, दीप्ति, जब होगी तब देखेंगे। तो तेरी हो रही है ना, और मेरी इतनी जल्दी नहीं होगी। मेरे बाबा लाखों में से एक आएंगे। थोड़ा इठलाते हुए अभी प्रिया की मौसी कहती है, बेटा शादी ब्याह तो संजोग की बात है। जिसके साथ लिखी होती है वह कभी भी मिल जाते हैं और शादी भी झटपट हो जाती है, पता भी नहीं चलता। देखना थारे को भी पता ना चलेगा। दीप्ति कहती है, ऐसा नहीं होता मौसी,
देख लेना बेटा, तेरी शादी तो अचानक ही होगी। फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर सभी लोग गीत गाने लग जाते हैं। प्रिया भी बहुत खुश होती है। दीप्ति सभी तैयारी में लग जाती है। इधर रुद्र के हाथों में कुछ होता है और मन में सोचता है, दीप्ति तैयार हो जाओ, तुम्हारा दूल्हा आ रहा है। अब वक्त आ गया है तुम्हें मेरे घर लाने का और अपने मकसद को पूरा करने का। दीप्ति, मैं तुम्हें बहुत जल्द पा लूँगा। उसकी आंखों में बहुत कुछ होता है, मानो उसने सब कुछ तैयार रखा हो। उसके हाथों में पगड़ी होती है, उसे वह अपने सर पर पहन लेता है और पागलों की तरह गाना गाने लग जाता है। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। सभी लोग मेहंदी लगवा रहे होते हैं। प्रिया के हाथों में मेहंदी लग रही होती है तो वह दीप्ति से कहती है, तुम भी लगवा ले, क्या पता जल्दी से तेरे हाथ भी पीले हो जाएं। दीप्ति चिढ़ते हुए कहती है, मुझे नहीं करना कभी अपने हाथों में पीले, तेरे हो गए हैं ना तो तू खुश रह। और रही बात मेहंदी की तो मुझे पसंद नहीं। अरे दीप्ति, तू तो गुस्सा हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। थोड़ी सी लगवा ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। और लगवाना ही पड़ेगा वरना फिर मैं भी नहीं लगवा रही। अरे तू तो दुल्हन है तो तू कैसे नहीं लगाएगी, दूल्हे राजा अपना नाम कैसे ढूंढेंगे फिर। इतना बोलकर वह हंसने लग जाते हैं। वह सब मैं क्या जानूं, लेकिन अगर तू नहीं लगवाएगी तो मैं भी नहीं लगवा रही। इतना बोलकर मुंह फुला लेती है। अच्छा बाबा, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सी लगा दो। फिर वह भी मेहंदी लगवा लेती है। इधर रुद्र एक कटोरी में हल्दी लेकर खुद को लगा रहा होता है, पागलों की तरह बोल रहा होता, दीप्ति आज तुम मेरी हो जाएगी, बस आ रहा हूँ। धीरे धीरे शाम का वक्त होने लगता है। प्रिया के घर बहुत ही चहल पहल रहती है। अरे छोरियाँ सभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बारात कभी भी आ सकती है। दूल्हे राजा का स्वागत भी तो करना है। और दुल्हन तैयार हुई कि नहीं? प्रिया तैयार हो रही थी। उसे दीप्ति और उसकी बाकी सहेलियां तैयार कर रही थी। प्रिया, तू आज बहुत प्यारी लग रही है, जीजाजी तो घायल हो जाएंगे। वह शर्माने लग जाती है। अरे दीप्ति, तुम भी आज कम नहीं लग रही है। मैं तो कहती हूँ इतने लड़के आएंगे, क्यों ना तुम भी एक बार ढूंढ ले और उसे मंडप में अपना भी ब्याह रचा ले। प्रिया कहती है, अरे अब तुम तो चुप ही कर, सुबह से बस मेरी शादी के पीछे लगी हुई है, यहाँ तेरी शादी हो रही है। इतना बोलकर वह दरवाजे की तरफ देख रही होती है। बार बार क्या देख रही है दीप्ति, कब से बार बार दरवाजे की तरफ? प्रिया पूछती है। अरे मैं अपने बापू को देख रही हूँ, दूसरे गांव गए थे और अभी तक नहीं आए हैं। अंधेरा होने को है और बारात भी आने को है। अब तो मुझे चिंता हो रही है, पता नहीं सही सलामत तो होंगे। अरे दीप्ति, तू ज़्यादा ही चिंता करती है। तेरे बापू पंडित जी हैं, कहीं ना कहीं पूजा में लग गए होंगे या फिर कोई हवन करवाने बैठ गए होंगे। तू चिंता मत कर, आते ही होंगे। थोड़ी देर से बाहर से बहुत ही जोर शोर शराबे की आवाज़ आने लग जाती है। दीप्ति कहती है, देख प्रिया, तेरी बारात आ गई, चल जल्दी से तैयार हो जा, दूल्हे राजा को और मत सता। सभी लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं। उसकी एक सहेली दौड़कर बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में वहाँ से रोने की आवाज़ आने लगती है। दीप्ति चौंक जाती है। अरे प्रिया, यह तो रोने की आवाज़ आ रही है, पर अभी तो विदाई भी नहीं हुई, अभी से सब लोग क्यों रो रहे हैं? इतने में वह सहेली जो बाहर गई थी दौड़कर वह अंदर आकर बोलती है, वो दीप्ति, तेरे बापू
इतना बोलते ही दीप्ति बोलती है, क्या हुआ मेरे बापू को? जल्दी बोल, आ गए क्या वह? हाँ, आ तो गए हैं, पर तू जल्दी से चल, उनकी हालत बहुत खराब है। साथ में कुंवर भी आए हैं। सभी लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही दीप्ति कुछ देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है, बापू, और बहुत जोर से रोने लग जाती है। बापू, आपको क्या हुआ? बापू सुनिए बापू। दीप्ति के पिता की हालत बेहद गंभीर थी और उन्हें कौन सा लेकर आए थे। उनका एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ मेरे बापू को? उनकी यह हालत कैसे हुई? रुद्र, जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने रास्ते में उन्हें बेहोश पाया। उन्हें तुरंत यहाँ लेकर आया हूँ। शायद उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। वैसे उन्होंने बोला मुझे यहाँ लेकर आने को। दीप्ति बहुत रो रही होती है। अरे बापू को बचा लीजिए, कौन सा कुछ कीजिए मेरे बापू मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी उसके बापू को हल्का हल्का होश आ जाता है और वह कहते हैं, दीप्ति मेरी बात सुनो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी आपको मेरे साथ बहुत साल रहना है। बाबा उठिए ना बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ चिंता है तो तेरे ब्याह की। अगर वह हो जाता तो मैं चैन से मर सकता। काश तेरे लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ पाता। मेरे बाद तुझे कौन देखेगा? बाबा आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप अभी ठीक हो जाएंगे, हिम्मत रखिए। इतने में रुद्र बोलता है, मैं अपनी फैमिली डॉक्टर को बुला लिया है, वह आते ही होंगे। दीप्ति तुम रो नहीं, के बाबा बोल रहे होते हैं, काश मैं पहले लड़का ढूंढ लेता तो। इतने रुद्र कहता है, बाबा आप चिंता मत कीजिए, दीप्ति का ख्याल मैं रखूँगा, मैं करूँगा आपकी बेटी से शादी, बस आप चिंता मत कीजिए। सभी लोग रुद्र की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन दीप्ति को कोई शुद्ध नहीं थी। उस वक्त सिर्फ उसके बाबा दिख रहे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं, थोड़ा चेकअप करते हैं और कुछ इंजेक्शन देते हैं, लेकिन यह भी बात बता देते हैं इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अच्छा होगा आप इनके साथ समय बिताइए, अगर कोई आखिरी इच्छा है तो पूरी कर दें। इतना सुनते ही दीप्ति, क्या मतलब? अब वक्त नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, हम बाबा को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। काका चलिए मेरे साथ, लेकर जाऊंगी। इस वक्त वह बहुत रो रही होती है। उसके बाबा को हल्का हल्का होश होता है और उनके मुंह में बस एक ही बात निकल रही होती है, शादी दीप्ति, शादी दीप्ति, और उनकी आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी बोलता है, हमें जल्दी से जल्दी दीप्ति की शादी करवा देनी चाहिए उसके बाबा की आंखों के सामने। उनकी यही आखिरी इच्छा है। फिर उसकी काकी भी यही कहती है, हाँ हाँ हमें यही करना चाहिए। अगर उसके जीते जी इच्छा पूरी नहीं करी गई तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तभी दीप्ति कहती है, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने बाबा को कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी रुद्र कहता है, देखो दीप्ति यह सच है, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा और अच्छा होगा कि तुम अपने बाबा की आखिरी इच्छा को पूरा करो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही दीप्ति रुद्र को देखने लग जाती है। अगर कौन सा आप देखो दीप्ति, इतना सोचने का समय नहीं है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। यह बात सुनकर बाबा के चेहरे पर भी मुस्कान आती है और वह अपने कांपते हुए हाथों से रुद्र और दीप्ति का हाथ एक
साथ रख देते हैं और उसी वक्त वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कुछ बोलिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं शादी करूँगी और आपके सामने ही करूँगी, बस बाबा आप आशीर्वाद दीजिए। रुद्र उनकी आंखों को बंद कर देता है और तुरंत वहाँ पर अपने सभी महल के सैनिकों को बुलवाता है। वह लोग और जल्दी से सारी तैयारियां कर देते हैं और जिस मंडप में प्रिया की शादी होनी थी उसी मंडप में दीप्ति और रुद्र की शादी भी हो जाती है। भले दीप्ति की शादी हो रही थी रुद्र के साथ, मगर दीप्ति अपने होश में नहीं थी। रुद्र भी सारी रस्म करवा रहा होता है। वह एक बेजान गुड़िया की तरह बैठी हुई थी। फेरों के समय वह उसे अपनी गोद में उठाकर फेरे करता है और सिंदूर लगाते हुए उसके चेहरे पर अलग ही स्माइल थी। वह कुछ सोच रहा होता है मगर किसी को दिखता नहीं कि वह खुश है। फिर शादी के बाद उसके पिता का अंतिम संस्कार होता है, फिर विदाई होती है और रुद्र दीप्ति को गाड़ी में बैठाता है और उसे अपने साथ महल ले जाता है। पूरे रास्ते दीप्ति खिड़की के बाहर देखती रहती है, बिल्कुल शांत होकर, जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो। और रुद्र आगे की सीट पर बैठा होता है। वह शीशे से दीप्ति की तरफ देख रहा होता है, मन में सोचते हुए, दीप्ति आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। और हाँ, तुम्हारे बाबा को भी मैंने ही मरवाया है ताकि तुमसे मैं शादी कर सकूं। ऐसा सोचते हुए वह शैतानी हंसी हंसता है, पर ज़्यादा दिखता नहीं। आखिर रुद्र दीप्ति से क्या चाहता है और यह शादी क्या रंग लाएगी? क्या दीप्ति को सब पता चल जाएगा? सब जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।